सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। आज जहानुमा में शामिल मौज़ूआत इस तरह हैं। जेट तैयारों की ख़रीदारी के लिए हिंदुस्तानी बहरिया फ़ज़ाइया के टेंडर में शमूलियत पर कर रही है गौर। खलीजी ममालिक से मुशावरत किए बगैर मुआहदा पायदार नहीं होगा। ईरान के साथ न्यूक्लियाई मुआहदे में अमरीका की दोबारा शमूलियत के सिलसिले में सऊदी अरब का बयान। बहरीन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसराइल पर सऊदी नुमाइंदे की सख्त नुक्ताचीनी। पाकिस्तान में शादी की पेशकश ठुकराए जाने से नाराज़ होकर मसीही लड़की का कत्ल। नेपाल में बरसर इक़्तिदार पार्टी के मुनक़सिम ग्रुपों के दरमियान नहीं हो सका कोई इत्तेफ़ाक़ राय, बातचीत मनसूख। माबाद ब्रेक्जिट तिजारती मुआहदे के लिए बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की आखिरी कोशिश। और फ्रांस में नए सिक्योरिटी बिल के खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहिरे। मल्टीलोर कैरियल बेस्ड फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए हिंदुस्तानी बहरिया फ़िज़ाइया के जरिए 114 फाइटर्स की खरीदारी के लिए आइंदा टेंडर में शमूलियत की तजवीज़ पर गौर कर रही है। इस हवाले से रोज़नामा हिंदू ने खबर दी है कि इस तजवीज़ से कबल जेट्स की तादाद की खरीदारी में कमी का फैसला भी किया गया था, क्योंकि DRDO ने मुल्क के अंदर ही इन तैयारों की तैयारी की तजवीज़ पेश की थी। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक बहरिया के पास MiG-29 तैयारे हैं जो INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो मुल्क में ही तैयारा बरदार जहाज़ IAHC से ऑपरेट किए जाएंगे। इनकी जगह फ़िज़ाइया के साथ मिलकर मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर्स के हुसूल पर गौर किया जा रहा है। बहरिया के जरिए फाइटर्स के हुसूल के मंसूबे के बारे में एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि नई पेशकदमी के तहत ट्वीन इंजन कैरियर बेस्ड डेक फाइटर यानी TBDRF के हुसूल की तजवीज़ है, जिनके लिए DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पेशकश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि TBDRF 2030 तक बहरिया में शामिल कर लिए जाएंगे। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने मुतालबा किया है कि ईरान के साथ किए गए न्यूक्लियाई मुआहदे में पायदारी और इस्तेहकाम लाने के लिए इसमें दोबारा शमूलियत से कबल खलीजी ममालिक से मुशावरत की जाए। अखबार आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अगर अमेरिका की नई हुकूमत ने खलीजी ममालिक से मुशावरत किए बगैर ईरान के साथ न्यूक्लियाई मुआहदे में दोबारा शिरकत की तो ये मुआहदा पायदार और मुस्तहकम नहीं साबित होगा। अखबार आगे लिखता है कि बहरीन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा कि किसी भी मुआहदे में कामयाबी और पायदारी सिर्फ इलाक़ाई शराकतदारों से मशवरा करके ही हासिल की जा सकती है। उन्होंने ये तवक्को भी ज़ाहिर की कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे की बहाली से कबल सऊदी अरब से भी सलाह मशवरा करेगा। ख्याल रहे कि अमेरिका के सदर मुंतखब जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियाई मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद करता है तो अमेरिका 2015 के उस तारीख़ी मुआहदे का दोबारा रुकन बन जाएगा। वाज़ेह हो कि ईरान को न्यूक्लियाई असलहजात की तैयारी से बाज रखने के लिए आलमी ताकतवर अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में एक मुआहदा किया था, जिससे 2018 में सदर ट्रंप ने एक तरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार करके तेहरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थीं। रोज़नामा हिंदू के मुताबिक सऊदी अरब के एक शहजादे तुर्की अल फैसल ने इतवार के रोज़ बहरीन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसराइल पर सख्त नुक्ताचीनी की है। इस कॉन्फ्रेंस में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो के जरिए शिरकत की थी। अखबार लिखता है कि इस नुक्ताचीनी से एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान मज़ीद मुआहदों के लिए चैलेंज पैदा हो गए हैं। मुनामा मुज़ाकरात के दौरान शहजाद अल फैसल की आतिश बयानी ने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा को हैरत में डाल दिया, खुसूसन ऐसे वक्त में जब ताल्लुकात की बहाली के मुआहदों का बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात में खैर मकदम किया गया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन ने इन मुआहदों को पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। अखबार ने मज़ीद तहरीर किया है कि अपने बयान में शहजादा तुर्की ने इसराइल के आला उसूलों के हामी लंबरदार अमन के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरबी नौबातकारों की ताकत के ज़ेर असर फ़लस्तीनी जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सियाह तर हकीकत की अक्कास है। इसराइल ने बेबुनियाद सलामती इल्ज़ामात की बुनियाद पर
जवान, बूढ़े, बच्चों और औरतों को नज़रबंदी में महसूर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जिसका चाहते हैं घर गिरा देते हैं और जिसको चाहते हैं कत्ल कर देते हैं। अखबार के मुताबिक शहजादे ने इसराइल के सियासी मफादात का इंकशाफ करते हुए उसके गैर एलानिया न्यूक्लियाई हथियारों और हुकूमतों पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि दूसरे ममालिक से इसराइल के ज़राए इब्लाग सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। अखबार मजीद रकम तराज है कि सऊदी शहजादे के बाद अपनी तकरीर में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी नुमाइंदे ने जो बयान दिया है वो अफसोसनाक है और उनके ख्याल में मशरिक़ वुस्ता में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनके जज्बे का इससे इजहार नहीं होता है। रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर दी है कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम लड़के शहजाद ने एक मसीही लड़की सोनिया के साथ शादी का पैगाम भेजा था, जिसको लड़की के वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया। इससे नाराज़ होकर शहजाद ने सोनिया को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की खबर पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इतवार को शाया की है। महलूक सोनिया और मुलजिम शहजाद दोनों ही पेशावर के रहने वाले हैं। अखबार ने मुकामी पुलिस स्टेशन अफसरान के हवाले से मजीद तहरीर किया है कि इस कत्ल में शामिल एक मुलजिम फैज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अहम मुलजिम शहजाद की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। नेपाल के ताल्लुक से रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली ने इतवार के रोज़ मुनक़्क़दा बरसर-ए-इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी की मजलिस क़ायमा के इजलास में शिरकत नहीं की, लेकिन फोरम के नाम तहरीर करदा एक मुरासले में उन्होंने पार्टी के शरीक चेयरमैन और मुनहरिफ ग्रुप के रहनुमा पुष्प कमल दहल पर चंद पर जोर दिया कि वो इस करारदाद को गैर मशरूत तौर पर वापस लें जिसमें उन पर बदउनवानी और अमरियत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, क्योंकि इल्ज़ामात अखलाकी और सियासी तौर पर नामुनासिब हैं। अखबार आगे लिखता है कि प्रचंड ने इस करारदाद को वापस लेने से इनकार कर दिया। बाद में पीर के रोज़ होने वाली मजलिस क़ायमा के इजलास को एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दिया गया और एनसीपी की मरकज़ी कमेटी के इजलास के वक्त और तारीख पर भी नज़रसानी की गई है। ब्रेग्जिट के सिलसिले में रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस ही की एक खबर में मुत्तला किया गया है कि इतवार के रोज़ बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ज़रिए 31 दिसंबर को अबूरी मुद्दत के ख़ात्मे से कबल किसी माह बाद ब्रेग्जिट तिजारती मुआहदे के लिए आखिरी कोशिश की जानी थी। वाज़ेह हो कि सनीचर के रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वान लेयन से टेलीफोन पर बात की थी ताकि महीनों से जारी तातुल के खात्मे की कोशिश की जा सके, जिसकी वजह से अहम मुज़ाकरातकारों के दरमियान बातचीत का ताज़ा तरीन दौर बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हो गया था। अखबार टेलीफोन पर बातचीत के बाद इन दोनों रहनुमाओं के मुश्तरका बयान के हवाले से मज़ीद रकम तराज है कि इस बातचीत में इन रहनुमाओं ने इस हकीकत का खैर मकदम किया कि मुतअद्दिद शोबों में पेशरफ्त हुई है, हालांकि 3 अहम शोबों में इख्तलाफात बाकी हैं, जिनमें माहीगीरी और गवर्नेंस जैसे शोबे शामिल हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इख्तलाफात की संगीनी को देखते हुए दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मुज़ाकराती टीम के ज़रिए एक और कोशिश की जाए ताकि इस बात का जायज़ा लिया जा सके कि आया उनको हल किया जा सकता है। इसलिए मुज़ाकरातकारों को हिदायत दी जा रही है कि वो ब्रुसेल्स में इतवार के रोज़ एक और मुलाकात करें। फ्रांस में नए सिक्योरिटी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुखालफत शुरू हो गई है। अपनी खबर में रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि इस बिल के खिलाफ तकरीबन 52,000 लोगों ने मुजाहिरा किया, जिसमें सिर्फ 5,000 लोगों ने पेरिस में जुलूस निकाला। फ्रांस की PFM-TV ने वज़ारत दाखिला के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी है। वाज़ेह है कि फ्रांस की पार्लियामेंट ने 24 नवंबर को नए सिक्योरिटी बिल की मंजूरी दी थी, जिसके तहत पुलिस अफसरान और सेक्स वर्कर की ज़ाती तफसीलात पर मुश्तमिल तस्वीर और वीडियो की नशरियात पर जो मुमकिन तौर पर उनके जिस्मानी और जहनी नुकसान का सबब बन सकती हों, 1 साल की कैद और 45,000 यूरो के जुर्माने का इल्तिज़ाम है। बताया जा रहा है कि इस बिल की मुखालफत में 90 रैलियां निकाली गई हैं। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजिरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को लेकर पहले भी सवालात उठते रहे हैं, लेकिन अब मामला गर्म है और पाकिस्तानी हुकूमत ऐसे सहाफ़ियों को मुसलसल ट्रोल कर रही है जो हुकूमत की हिकमत अमली के खिलाफ अपने दिल की बात लिख रहे हैं। इसलिए ये बुनियादी बहस इन दिनों जोरों पर है कि क्या मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान के बेशतर इनफरादी सहाफ़ी इन दिनों हुकूमत के मुतलक़ुल अनान रवैये से ख़तरा महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी हुक्मरान तबके की तरफ से सोशल मीडिया पर जो हमले हुए
اس کو دیکھتے ہوئے کچھ پاکستانی مبصرین کا کہنا ہے کہ 80 کی دہائی میں جو شخص ہمارا حقیقی ہیرو تھا اب وہ ہمارا ہیرو نہیں رہا۔ پاکستان کی حکمراں پارٹی اس وقت بدعنوانیوں کے الزامات میں بری طرح گھری ہوئی ہے۔ سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ خاتون صحافیوں کے ساتھ بھی حکمراں طبقے کا سلوک بہتر نہیں ہے۔ نئے دور میڈیا نے اپنا موقف صاف کیا ہے کہ اب وہ سیاسی حملوں پر خاموش نہیں رہے گا۔ نیا دور میڈیا NDM ایک 2 لسانی ترقی پسند ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا اور تعلیم دینا ہے۔ نئے دور میڈیا پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کی وجہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا انٹرویو ہے جو انہوں نے BBC کے نمائندے کو دیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ فوج پر بطور ادارہ جمہوری عمل کو کمزور بنانے کے الزام عائد نہیں کرتے بلکہ یہ کچھ لوگوں کی خواہش اور منصوبہ ہے، وہی لوگ جو پاکستان میں مارشل لا نافذ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے BBC کے شو ہارڈ ٹاک میں پاکستان کو درپیش معاشی مسائل، اپوزیشن کی حکومت مخالف حکمت عملی اور فوجی قیادت پر سنگین الزامات بھی لگائے ہیں۔ ایک مختصر براہ راست ویڈیو میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ انتخابات 2018 کو لے کر کچھ ایسے اشارے ملے ہیں جن سے ملک کی انتخابی جمہوریت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ پاکستانی صحافیوں نے انتخابات کے پیش نظر متبادل نظریات کو خاموش کرنے کی زبردست کوششوں کو دیکھا ہے۔ 2018 میں عام انتخابات سے قبل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس انٹرویو سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ 2018 انتخابات میں متعدد بے ضابطگیاں دیکھی گئیں اور اس میں فوج کا عمل دخل موجود تھا۔ حکومت نہیں چاہتی کہ پرانے قصے دوبارہ دہرائے جائیں۔ نئے دور میڈیا نے الزام لگایا ہے کہ نہ صرف ہماری خواتین ایڈیٹر کو سوشل میڈیا پر ہراساں کیا گیا بلکہ ان کو دھمکی بھی دی گئی۔ یہ سب کھیل پارٹی کے سرکاری پینل کی مکمل حمایت سے ہو رہا ہے اور یہ کہانی کا پریشان کن حصہ ہے۔ حکومت اور اس کے ٹرولز کو اب الگ کرنا مشکل ہے کیونکہ حکمراں طبقہ سوشل میڈیا سے اپنے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے غیر ملکی چینل کو دیے گئے انٹرویو کو دوبارہ نشر کرنے کے عوض کئی نجی TV چینلز کو پیمرا نے نوٹس جاری کیا ہے۔ انٹرویو سے یہ بات بھی صاف ہوتی ہے کہ پاکستانی وزیراعظم بدعنوانی کے تمام الزامات میں قصوروار ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈار بھی مذکورہ الزامات کے لیے قصوروار ہو سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ ابھی عدالت کو کرنا ہے۔ پیمرا کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ مفرور ملزمان کے بیانات و انٹرویو نشر کرنے پر پابندی کے باوجود پاکستانی TV چینلز نے اسحاق ڈار کا انٹرویو چلایا۔ پروگرام کو دوبارہ نشر کرنے پر میڈیا پلیٹ فارم کو نہ صرف آن لائن بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مسلسل دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ حکمراں جماعت متعدد بار صحافیوں کو سبق سکھانے کی خواہش کا اظہار کرتی رہی ہے اور متعدد وفاقی وزراء صحافیوں کے خلاف حملے کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ سرکاری اہلکار اپنے حامیوں کے اس ناجائز سلوک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بدعنوانی کے اس کلچر میں حکمراں جماعت کی شمولیت نے صحافیوں کے لیے ماحول کو معاندانہ کر دیا ہے اور اس سے ملک میں جمہوریت کے مستقبل کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں عائد کرنے سے ملک کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ پاکستانی مبصرین کے مطابق ان دنوں پاکستان غیر اعلانیہ مارشل لا کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے میڈیا نیوز چینل جو حکومت کے وفادار ہیں وہ چین اور سکون سے ہیں۔ حکومت پاکستان اختلافی مذاکرات کو پسند نہیں کرتی، اس لیے آئے دن سوشل میڈیا پر حکومت کی زیادتیوں کا بازار گرم ہے۔ پاکستانی مبصرین کے مطابق میڈیا کی طاقت اس کی آزادی میں ہے اور اس بات کا حکومت کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار چھوٹے شہروں کو خود کفیل بھارت کے محور بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے اتر پردیش میں آگرہ میٹرو پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ دلی پولیس کے اسپیشل سیل نے شہر کے شکرپور علاقے میں ایک تصادم کے بعد 5 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ کووڈ مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 94.45% تک پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کے چوتھے مرحلے میں پولنگ پرامن رہی، جبکہ آسام میں بوڈولینڈ علاقائی کونسل کے چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے بھی ووٹنگ ہوئی۔
اور آج پورے ملک میں مسلح افواج کا فلیگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار چھوٹے شہروں کو خود کفیل بھارت کے محور بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے اور آگرہ کے میٹرو پروجیکٹ سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے آج ورچوئل طریقے سے آگرہ میٹرو کے تعمیراتی کام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر شہری امور کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی دیگر ممتاز شخصیات کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ سبھی کو کورونا ویکسین کا انتظار ہے اور اس میں اب بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، لیکن ہمیں ویکسین کے آنے تک جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے سے متعلق رہنما خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ جناب مودی نے میٹرو خدمات کی اقتصادی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ میٹرو سے اس قدیم شہر کے سیاحتی شعبے کو مدد ملے گی اور سرکار اب ملک میں مقامی سیاحت کو بڑھاوا دینے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفر اور سیاحت سے متعلق مسابقتی اشاریے میں بھارت 65ویں مقام سے اوپر اٹھ کر 34ویں مقام پر آ گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سال 2014 تک بھارت میں صرف 225 کلومیٹر میٹرو لائن دستیاب تھی، لیکن پچھلے 6 سال کے اندر ہی ملک میں 400 کلومیٹر سے زیادہ لائن پر میٹرو چل رہی ہے۔ صرف اتر پردیش میں ہی 7 میٹرو لائنوں پر کام ہو رہا ہے۔ مغربی اتر پردیش میں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دلی سے میرٹھ تک پہلا ریپڈ ریل نظام زیر تعمیر ہے اور گرین فیلڈ ہوائی اڈے سمیت کئی دیگر ترقیاتی کام بھی جاری ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مکانات پر سبسڈی، ہیلتھ کارڈ، قرضوں اور دیگر مالی امداد کے اعتبار سے ملک کے شہری علاقوں میں متوسط طبقے کے لوگوں کو سرکار کی طرف سے بہت سی سہولیات مل رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سردست رابطے کی سہولت اور بنیادی ڈھانچے پر اخراجات ملک میں سب سے زیادہ ہیں اور اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش میٹرو ریل کارپوریشن نے آگرہ میٹرو کے 2 کوریڈور کی تکمیل کے لیے 5 سال کی وقت کی حد طے کی ہے، جس سے شہر کے سبھی اہم سیاحتی مقامات باہم منسلک ہو جائیں گے۔ آگرہ میٹرو پروجیکٹ پر تقریباً 8,379 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ میٹرو ریل کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کمار کیشور نے آکاشوانی کو بتایا کہ تاج محل سے جامع مسجد تک ترجیحی سیکشن پر پہلی میٹرو ٹرین چلنے میں تقریباً 3 سال لگیں گے۔ آگرہ میٹرو پروجیکٹ سے شہر کے 26 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس تاریخی شہر میں ہر سال آنے والے 60 لاکھ سے زیادہ سیاحوں کو بھی سہولت فراہم ہوگی۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے نے ایک تصادم کے بعد دلی کے شکرپور علاقے سے 5 مشتبہ دہشت گردوں کو حراست میں لیا ہے۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے کے ڈی سی پی پرمود کشواہا نے نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان میں سے 2 کا تعلق پنجاب سے ہے جبکہ 3 کشمیر کے ہیں۔ جناب کشواہا نے کہا کہ اس گرفتاری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی خفیہ تنظیم ISI کس طرح کشمیر میں دہشت گردی کے ساتھ خالصتان تحریک کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے مشتبہ دہشت گردوں کے قبضے سے تقریباً 2 کلو گرام ہیروئن، ہتھیار اور 1 لاکھ روپے نقد ضبط کیے ہیں۔ دلی پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 3 کشمیری گرفتار کیے گئے ہیں وہ حزب المجاہدین کے کارندے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان میں ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ ڈی سی پی کشواہا نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے گرجیت سنگھ بورا اور سکھدیپ جرائم پیشہ افراد ہیں اور پاکستان میں رہنے والے ISI کارندوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں شوریہ چکر ایوارڈ یافتہ بلوندر سنگھ بھیکی ونڈ کے قتل میں ملوث ہیں۔ دلی پولیس نے کہا کہ ان گرفتاریوں سے دہشت گردوں کے منشیات کے کاروبار کی سانٹھ گانٹھ کا پردہ فاش ہو گیا ہے، جو وہ نوٹ بندی کے بعد جعلی کرنسی کا نیٹ ورک بے نقاب ہونے کے بعد سے اپنی سرگرمیوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے کرتے رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں مسلح افواج کا فلیگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اس موقع پر سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسلح افواج کے فلیگ ڈے فنڈ کے لیے رضاکارانہ طور پر عطیہ دے کر شہیدوں، معذور سپاہیوں اور ان کے کنبوں کے تئیں اپنے تشکر کا اجتماعی طور پر مظاہرہ کریں۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ ہمارے سپاہی ملک کے سرپرست ہیں اور انہوں نے شہریوں کی حفاظت کی خاطر بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ ہم اس موقع پر ان کی دلیری اور حب الوطنی کے لیے اپنے بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔
इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन हमारी मुसल्लह अफवाज और उनके अरकान खानदान के तईं इज़हार तशक्कुर का एक खास मौका है। उन्होंने कहा कि भारत को उनकी दिलेराना खिदमत और बेलौस कुर्बानी पर फख्र है। वजीर आजम ने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो हमारी फोर्सेस की बहबूद के लिए ताउन करें। जनाब मोदी ने कहा कि इस जज्बे से हमारे कई बहादुर एहलकारों और उनके अरकान खानदान को मदद मिलेगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी सभी लोगों से जोर देकर कहा है कि वो हमारे शहीदों और सिपाहियों के कुनबों की बहबूद के लिए मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड में अतिया दें, जो मुल्क की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी सरहदों पर दिलेरी के साथ मुकाबला करते हैं। मुसल्लह अफवाज का फ्लैग डे मुल्क के सिपाहियों, मल्लाहों और फ़ज़ाइया के एहलकारों की इज़्ज़त अफजाई के लिए 1949 से हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले बहादुर एहलकारों की मदद करने के कौज के लिए लोग फराग दिली से अतिया दे सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट ksb.gov.in पर रुजू कर सकते हैं। मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड के लिए जो अतियात दिए जाएंगे वो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की दफा 80G के तहत इनकम टैक्स से मुस्तस्ना हैं। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और अहम संग मील तय किया है, जबकि 140 दिन के वक्फे के बाद आज 4 लाख से भी कम मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना के ज़ेर इलाज केसों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है, जिसके सबब मुल्क में इस वक्त तकरीबन 3,96,000 अफराद ही ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में अभी तक लगभग 91,40,000 अफराद के सेहतयाब होने के साथ ही शिफायाबी की मजमूई कौमी शरह भी मजीद बेहतर होकर 94.45% पर पहुँच गई है। आज मुल्क में मुसलसल 10वें रोज शिफायाब होने वालों की यौमिया तादाद एक बार फिर नए यौमिया केसों से ज्यादा हो गई है। मुल्क में कल सेहतयाब होने वालों की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों से तकरीबन 23 गुना ज्यादा हो गई है। इसके अलावा इस बीमारी से मुतासिर होने वाले यौमिया केसों की तादाद आज मुसलसल 30वें रोज भी 50,000 से नीचे रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में 32,981 नए केसों का पता चला है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 39,109 अफराद सेहतयाब हुए। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल DDC के इंतखाबात के चौथे मरहले में पोलिंग पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुई। वोट डालने का सिलसिला आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे खत्म हो गया। पहले 4 घंटे में तकरीबन 27% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। चुनाव हुक्काम के मुताबिक दिन में 11 बजे तक जम्मू डिवीजन में 17 DDC हलकों में 37.88% पोलिंग हो चुकी थी, जबकि कश्मीर डिवीजन के 17 हलकों में 14.87% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जिला तरक्याती कौंसिलों के इंतखाबात 8 मरहलों में कराए जा रहे हैं और इससे पहले के 3 मरहलों में 50% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। अभी तक ये पूरा अमल पुरअमन तरीके से गुजरा है और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। आसाम में बोडोलैंड इलाकाई कौंसिल BTC इंतखाबात के पहले मरहले में 21 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे तक 53% पोलिंग दर्ज की गई। दूसरे मरहले में इस माह की 10 तारीख को 19 सीटों के लिए पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती इस महीने की 12 तारीख को होगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार छोटे शहरों को खुद कफील भारत के महवर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शहर के शकरपुर इलाके में एक तसादुम के बाद 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। और कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 94.45% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।